Hello and good morning to everyone. Welcome to Perfection IAS YouTube channel. Today we are going to see 25th and 26th of August current affairs which are relevant for your upcoming BPSC prelims examinations. अभी तक हमने 24th अगस्त का कवर कर लिया था. अभी 25th और 26th अगस्त का हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स. ठीक है. इससे पहले कल के दिन हमारी एक वीडियो आ चुकी है स्कीम से रिलेटेड, जो सारी स्कीम्स रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है. तो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है बिहार गवर्नमेंट की, वो सारी मैंने उसमें करवा रखी है. टोटल मिला के 10 स्कीम्स है. ये सारी स्कीम्स इकोनॉमिक सर्वे में भी दी हुई थी, तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स बनती है. इसे जाके आपको जरूर देखना है. आगे इसके बाद जो स्कीम्स आएगी वो अर्बन डेवलपमेंट के रिलेटेड आएगी. उसमें भी अराउंड 10 स्कीम्स होंगे और ये अगले 3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी. उसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स होगी और उसके बाद चिल्ड्रन एंड वुमेन से रिलेटेड स्कीम्स होगी और उसके बाद भी मैं आगे आपको अपडेट देता रहूंगा क्या शेड्यूल रहने वाला है. हर 3 दिन बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए. ठीक है. तो इसी के साथ अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक, आज का करंट अफेयर्स. इसमें कुछ बिहार न्यूज है, नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है. एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं. पहला क्या है? पहला है बिहार न्यूज से रिलेटेड कि बेस किचन आने वाला है कहां पे? बिहार के 3 स्टेशन पे. ठीक है. 3 स्टेशन पे क्या आने वाला है? बेस किचन. अभी बेस किचन क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि खाना हो सकता है आपको स्वादिष्ट ना लगे, मतलब अच्छा खाना नहीं लगता होगा रेलवे स्टेशन पे और रेलवेज में आपको अच्छा खाना नहीं लगता होगा. तो ये बेस किचन बिहार के 3 स्टेशन पे हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं. इसमें IRCTC के थ्रू यहाँ पे खाने को पकाया जाता है और अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बहुत हाइजीन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है. इसके आसपास से जितनी भी जो भी ट्रेन गुजरेंगी उस सारे स्टेशन पे, जैसे कोई भी ट्रेन समझ लीजिए दिल्ली जा रही है, कहीं और जा रही है, बैंगलोर जा रही है, तो अगर उस स्टेशन से होते हुए गुजरेगी या उसके आसपास के किसी भी स्टेशन से होते हुए गुजरेगी तो इसी बेस किचन से वहां पे फूड को, ठीक है, फूड को पहुंचा दिया जाएगा. ये जो फूड बनाया जाएगा ये एक तो CCTV कैमरा की निगरानी में होगा. दूसरी चीज में हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा. तीसरी चीज जैसे कि पानी हो गया, तो पानी को हम लोग ऐसा नहीं कि टंकी का वाटर यूज करके बना दिया, नहीं ऐसा नहीं. जो पीने वाला पानी होता है उसको यूज करेंगे. ठीक है. जो अंदर डस्टबिन होंगे वो भी अलग अलग टाइप के रखे जाएंगे, जैसे ऑर्गेनिक के लिए अलग, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए अलग रखा जाएगा. ठीक है. और भी बहुत सारी जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होंगे, जैसे रोटी मेकर हो गया, अलग अलग डिफरेंट टाइप से टेक्नोलॉजीज को भी उसमें यूज करा जाएगा और हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा. ठीक है. तो बेस किचन आने वाला है, कहाँ आने वाला है? मुजफ्फरपुर, बरौनी और हाजीपुर में. मुजफ्फरपुर का है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में. बरौनी कहाँ पे है? बेगूसराय में. और हाजीपुर का है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. एक बार लोकेशन देख लेते हैं. वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हो गया हाजीपुर, बेगूसराय में हो गया बरौनी और मुजफ्फरपुर ये रहा. ठीक है. तो इन तीनों पे बेस किचन आने वाला है. क्वेश्चन आएगा कि बेस किचन कहां पे आने वाला है, तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर, बरौनी और हाजीपुर में आने वाला है. यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों की ही सुविधा होगी. डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके परचेज नहीं कर सकते. यहाँ से जो भी फूड होगा वो बन के पेंट्री कार में पहुंच जाएगा आपके स्टेशन, आपके ट्रेन में, और ट्रेन में ही खाने को गर्म करके दोबारा आपको आपके सीट तक पहुंचा दिया जाएगा. समझ गए? ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप जाके यहाँ से आप अपना फूड को ले सकते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है. यहाँ से सिर्फ डिलीवरी होती है. कहाँ तक? पेंट्री कार तक. समझ में आ गया बेस किचन कहाँ पे आने वाला है. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं. इससे पहले एक और चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ. कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ईस्ट चंपारण में एक फसाई की लैब स्थापित होने वाली है. कहाँ पे होने वाली है? रक्सौल में. ठीक है. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जो फसाई की जो लैब स्थापित होने वाली है रक्सौल में, इसमें नेपाल से जो भी फूड आएगा उसको टेस्टिंग के लिए कि ये फूड मतलब उसमें कुछ पेस्टिसाइड ये सब तो नहीं है, तो वो जो लैब स्टार्ट होने वाली है वो कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है? रक्सौल में. ये इस साल के करंट अफेयर्स में ही पूछा जा सकता है क्योंकि इस साल की ही ये न्यूज़ है. ठीक है. और फसाई की टोटल कितनी लैब्स हैं इंडिया में? बिहार में एक ही लैब है. और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ फसाई की लैब्स आने वाली है. तो बिहार में कितनी आने वाली है? वो भी एक आने वाली है. यूपी में 3 आने वाली है, केरला में 3 आने वाली है, कर्नाटक में 3 आने वाली है. पूरे इंडिया में 34 आने वाली है 24 स्टेट्स में, पर बिहार में सिर्फ एक ही आएगी. ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखेंगे. किशनगंज के बारे में सुनते रहते होंगे. किशनगंज में जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं जनरली यहीं पे पकड़े जाते हैं क्योंकि इसका बॉर्डर भी बांग्लादेश के साथ मिलता है. कटिहार के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन है. एक और चीज़ देख लीजिए, मुजफ्फरपुर से एक रिवर होते हुए गुजरती है, उस रिवर का नाम आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे है पॉलीग्राफ टेस्ट. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा. अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आप सुन रहे होंगे कि अभी जो की अक्यूज थे कोलकाता रेप केस में, ठीक है, उन पे पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है. तो अभी हम पॉलीग्राफ टेस्ट को समझेंगे और इसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे, इससे रिलेटेड और सारी जो चीज़ें हैं उसको भी समझेंगे. ठीक है. पर इससे पहले मैं आपको बता दूं, पॉलीग्राफ टेस्ट नार्को टेस्ट
एंड ब्रेन मैपिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। सब लोगों को लगता है कि तीनों चीज़ सेम ही है, पर ये तीनों चीज़ सेम नहीं है। अभी मैं आपको की डिफरेंस बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन आएगा तो आप समझ पाएंगे कि क्या उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट को ही लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि नहीं ये तो नार्को टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं, तो नहीं, पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये बॉडी में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जैसे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोलेंगे तो आपकी बॉडी में कुछ तो चेंजेस होंगे ना, लाइक जैसे हार्ट बीट तेज हो रही है, पल्स रेट तेज हो रहा है, कुछ तो चेंजेस आएगा आपकी बॉडी में। तो उस बॉडी को ही, उस चेंजेस को ये देखता रहता है और उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। फिर उस न्यूमेरिकल वैल्यू से कैलकुलेशंस करके यह अंदाजा लगाया जाता है कि पर्सन जो है वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा कि अंदाजा लगाया जाता है, कि मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि 100% करेक्ट नहीं होता है, ये गलत भी हो सकता है, इसलिए कोर्ट में भी ये एडमिसिबल नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे आप कोर्ट में एज ए एविडेंस आप नहीं जाके रख सकते। हाँ, इसके थ्रू अगर आपको कोई एविडेंस हाथ में लगता है, पुलिस को कुछ इसके थ्रू अगर कुछ ऐसी न्यूज़ पता चलती है कि नहीं यहाँ पे कुछ हो सकता है, फॉर एग्जांपल उसने बता दिया, लाइक उसको से डेट कर दिया, वो तो मैं नार्को टेस्ट में होगा, या इसमें उसने कुछ ऐसी भनक दे दी, मतलब पुलिस को लग गई ऐसी भनक, ठीक है, तो उसको एज ए एविडेंस यूज कर सकते हैं, पर डायरेक्टली इसको एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकती। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका काम क्या है कि बॉडी में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस को ये ऑब्जर्व करेगा, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, जो भी चेंजेस होंगे, और उससे कैलकुलेशन करके अंदाजा लगाएगा कि पर्सन जो है झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया पॉलीग्राफ टेस्ट। और इसको कोर्ट में ये एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट में एज एन एविडेंस आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने ये माना है कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि हमारे आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है, उसके खिलाफ है। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 20 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। कंफ्यूजन हो सकती है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। ठीक है, तो आप हो सकता है आर्टिकल 21 लगा के आ जाए, पर नहीं, आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, सर्टेन ऑफेंसेस के वही प्रोटेक्शन की बात करी गई है इसमें। तो आर्टिकल सब क्लॉज 3 में क्या दिया है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंसेस shall be compelled to be witness against himself। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मैं दोषी हूं तो आप मेरे को ही इतना फोर्स कर दो कि मैं अपने आप के खिलाफ ही गवाही देने लग जाऊं, ऐसा आप नहीं कर सकते। इस चीज को रोका गया है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड जो केसेस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बार हम लोग पॉलीग्राफ टेस्ट को और चीजें एक बार देख लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, इस टाइप की कुछ टेस्टिंग होती है। आप देखते हो कि पूरा वायर से सब लगा हुआ है, सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, और देखा जाता है कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर झूठ बोलेगा पर्सन तो पता चल जाएगा, कुछ चेंजेस आएगा तो उसके बारे में कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, 100% पता नहीं चलता है। क्वेश्चन आएगा कि 100% इससे हम लोग को करेक्ट चीज़ पता चलती है, मतलब हम लोग अच्छी तरीके से लाई को पकड़ सकते हैं, तो ये रियल नहीं है, अच्छी तरीके से हम लोग लाई को पकड़ नहीं सकते। आगे देख लेते हैं कुछ और। नार्को टेस्ट, मैं आपको क्या कह रहा था कि पॉलीग्राफ टेस्ट अलग है, पॉलीग्राफ टेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं, और नार्को एनालिसिस टेस्ट अलग है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम बॉडी को सिडेट कर देते हैं। ठीक है, वो आधी नींद में रहता है पर्सन, और भाई वो उस सिडेशन वाली स्थिति में वो तो उस टाइम वो झूठ बोलेगा नहीं। ठीक है, जो भी बोलेगा उसको जो बेसिक चीज़ें, जो भी चीज़ें पता होगी वो उसको उगलता रहता है। ठीक है, तो इसमें माना जाता है कि पर्सन जो है झूठ नहीं बोलेगा, बट फिर भी इसको हम लोग 100% सही नहीं मानते, और इसको भी हम कोर्ट में एडमिसिबल, ये भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, अब जो नार्को एनालिसिस है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन से केमिकल का यूज़ करा जाता है। तो केमिकल का नाम है सोडियम पेंथेनॉल। ठीक है, सोडियम पेंथेनॉल। सीधा सीधा साइंस का क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से केमिकल को यूज करके हम लोग सिडेट करते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट में। ठीक है, तो केमिकल का नाम है सोडियम पेंथेनॉल, याद रहेगा, सोडियम पेंथेनॉल केमिकल का नाम है जिसको यूज करके हम लोग सिडेट करते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट में। इसको ब्लड में छोड़ दिया जाता है, उसकी वजह से जो बॉडी होती है वो सिडेशन वाली स्थिति में चल जाती है। फिर से जो भी सच उगलवाना होता है उसको हम लोग उगलवा देते हैं। जैसे कि उसने बताया कि मैंने मर्डर करके चाकू को कहीं पे जाकर छुपा दिया, ठीक है, तो बता देगा कहाँ पे जाकर छुपाया है। अगर वहाँ पे चाकू मिल जाएगा, ठीक है, तो अब उसको एज एन एविडेंस जो पुलिस है वो कोर्ट में जाके दे सकती है। ठीक है, ब्रेन मैपिंग क्या है? ब्रेन मैपिंग है, नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे ब्रेन का अलग अलग पोर्शंस होते हैं। ठीक है, तो हर एक पोर्शन का काम अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे किसी का काम होगा चलना कैसे है ये बताना, ठीक है, बोलना कैसे ये बताना, ठीक है, बोलना क्या है ये बताना, ये डिसाइड करना। तो जो ये वाला पोर्शन है जहाँ से ये बोला जाता है, ठीक है,
या सोचा जाता है, तो इस वाले जो पोर्शन को ऑब्जर्व करा जाता है क्लोजली, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पर्सन से कुछ बुलवाया नहीं जाता, ऐसा नहीं कि उसको कुछ क्वेश्चन पूछा वो कुछ बोलेगा, नहीं, बस उसको ऑब्जर्व कराया जाता है। उसमें जो एक्टिविटी होती है उस चीज़ को ऑब्जर्व करके पता लगाया जाता है कि पर्सन जो है वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ठीक है। ये भी 100% सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसलिए कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। ये चीज़ आप देखते हुए चलेंगे। समझ में आ गया। नार्को एनालिसिस में कौन से केमिकल का यूज, सीधा सीधा साइंस का क्वेश्चन बन जाएगा, हमेशा ये न्यूज़ में रहता है, ठीक है। सोडियम पैंथेनॉल, और अभी तो इतना बड़ा केस हुआ है राजस्थान, ये सॉरी कोलकाता वाला, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जो जजमेंट में आपको बता रहा था कि दो जजमेंट किससे रिलेटेड है, तो जजमेंट आप देख लीजिए, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। ये 2010 का जजमेंट है। इसमें कहा गया था कि आप इस तरीके की चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इस टाइप के कोअर्सिव एक्शंस को आप यूज़ नहीं करते किसी से सच उगलवाने के लिए। हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग किसी डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं कि आप कुछ भी तरीके से आप किसी से भी कुछ भी निकलवा दोगे, ऐसा नहीं है। इसलिए कोर्ट ने माना कि आप इस तरीके को अगर यूज करते हो, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है करना पॉलीग्राफ टेस्ट ये सब, तो आप पहले तो जो अक्यूज्ड होगा उसको सारी चीजें बताओगे, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, ठीक है। आप ये भी बताओगे कि आप ये टेस्ट लेने से मना भी कर सकते हो, मतलब उसको सारे हक आपको देने पड़ेंगे, आपको उसको सारी बातें बतानी पड़ेगी, उससे साइन लेना पड़ेगा, तभी उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद ही अगर वो वॉलंटरली डॉक्यूमेंटेशन करता है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, उसके बाद ये टेस्ट होगा, ऐसा नहीं आप जबरदस्ती टेस्ट करवा लो, ठीक है। तो ये किस में कहा गया, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड एक और केस है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक और केस है रामचंद्र रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004 का केस। इसमें भी सेम बात कही गई। इसमें सेम बात ये कही गई कि ये रिलायबल नहीं है, ये रिलायबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% ये करेक्ट चीज़ देता है, और ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अंदर है, इसके भी अगेंस्ट में है, मतलब ये फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, इसलिए आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजों को आपको स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया रामचंद्र रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे जाके मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको यह बताना है कि क्या राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है जो क्रिमिनल केस और सिविल केसेस दोनों में ही लगाया जा सकता है कि सिर्फ ये क्रिमिनल केस में लगता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, लखपति दीदी स्कीम। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं कि लखपति दीदी स्कीम क्या थी, ठीक है। तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स में जाके उसको देखेंगे। दोबारा हम लोग उस तरीके से उतना डिटेलिंग में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर आपको ये ध्यान रखना है कि लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है। इस बार ये हुआ है जलगांव में। कहाँ पे हुआ है, जलगांव में। जलगांव कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, याद रहेगा, महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन हुआ है। लखपति दीदी में क्या कहा गया था, नाम से पता चला है, लखपति दीदी मतलब एक वुमेन है, उसको कम से कम हमें उसकी जो इनकम है 1 लाख कर देनी है, 1 साल में 1 लाख कर देनी है, कम से कम इतनी तो उसकी इनकम होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक तरीके से अभियान था, किसके द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। कब लॉन्च हुआ, स्कीम ये 2023 में, और इसमें टारगेट रखा गया था कि हम लोग 2 करोड़ वुमेन को लखपति दीदी बनाएंगे, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि इतने कम टाइम में हम लोग 1 करोड़ अचीव भी कर गए, ठीक है। एक करोड़ को हमने लखपति दीदी बना भी दिया। अब इससे हुआ ये कि इस बार बजट 2024-2025 में हमने टारगेट को 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ आ सकती है कि अभी कितनी वुमेन को हमें लखपति दीदी बनाना, तो 3 करोड़ आंसर होगा, 2 करोड़ नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि इस बार बजट में टारगेट को बढ़ा दिया गया है। 1 करोड़ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। इस बार लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, जलगांव में हुआ। जलगांव का है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एनोस्मिया। अब एनोस्मिया क्या है, एनोस्मिया अब ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एनोस्मिया किससे लिंक है, लॉस ऑफ स्मेल से रिलेटेड, ठीक है। लॉस ऑफ स्मेल से रिलेटेड मतलब सूंघने की जो क्षमता होती है जब खत्म हो जाती है उससे हम कहते हैं एनोस्मिया। कुछ टाइम के लिए खत्म हो या हमेशा के लिए खत्म हो जाए वो बात अलग है, ठीक है। तो उसको एनोस्मिया कहते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आपने कोविड-19 के टाइम पे देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को एनोस्मिया हो गया था, मतलब वो अपनी सूंघने की क्षमता कुछ टाइम के लिए टेम्परेली खो बैठे थे। कुछ को 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर ठीक हो गया, कुछ को महीने भी लग गए, तो उनकी सूंघने की जो क्षमता है वो वापस आ गई थी, ठीक है। टेस्ट भी नहीं आता था चीज़ों का, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। पर अभी एक रिसर्च हुआ, उसमें पता चला कि बहुत सारे लोग जो ठीक भी हो चुके हैं उनको भी एनोस्मिया का थोड़ा बहुत उसमें पाया जा रहा है, मतलब उनको अभी भी स्मेल अच्छी तरीके से नहीं आती, ठीक है। उस केस में क्या हो रहा है कि ब्रेन पे इन सब चीज़ों का असर पड़ा है और ब्रेन डैमेज हो चुका है। जिसको कोविड-19 हुआ था उसमें 30% लोगों के आसपास का ब्रेन डैमेज हो चुका है। उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि अपनी थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा उनकी घट गई है, ठीक है। जो डिसीजन लेने वाली एबिलिटी थी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो घट चुकी है, ठीक है। मेमोरी है वो थोड़ी बहुत घट गई है,
ठीक है। मेमोरी घट गई, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें घट चुकी है, ठीक है। तो अब देख लो आप लोग, जिस जिसको कोविड-19 हुआ था उसके साथ क्या अगर उसको इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको योगा करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आईएनएस मुंबई। अब आईएनएस मुंबई इसलिए न्यूज़ में क्योंकि ये अभी अभी श्रीलंका के कोलंबो में गया था। कोलंबो की सिग्निफिकेंस आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। कल मैंने श्रीलंका के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, अभी देख लीजिए कि आईएनएस मुंबई कहाँ पे गया, कोलंबो में गया है। इससे पहले भी कुछ शिप गई थी, वो शिप कौन कौन सी थी, वो थी आईएनएस काबरा, कारंज, कमोत्रा एंड शल्की विजिटेड श्रीलंका इन एडिशन टू। इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन कौन से शिप थे, सामर्थ, अभिनव एंड सचेत। अभी सबके नाम आपको ध्यान रखनी जरूरी नहीं है, आप आईएनएस मुंबई के नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये आईएनएस तबार नहीं है, क्योंकि आईएनएस तबार हमेशा बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है, तो आईएनएस तबार मत लिख करके आ जाना। आईएनएस मुंबई है जो कि कोलंबो में गया है, ठीक है। वहां पे 3 दिन के विजिट पे गया है, 26 अगस्त को गया और 29 अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है। और ये इंडिजीनियसली बिल्ड है, ये हमने खुद बनाया है, इंडिजीनियसली बिल्ड है। किसने बनाया है, हमने खुद ने बनाया है। किसने बनाया, मजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया में इंडिजीनियसली बिल्ड है और इसको कमीशन कब करा गया था, इसको कमीशन करा गया था 2001 में। और ये क्या है, फ्रिगेट है कि क्या है, ये है डिस्ट्रॉयर, ये दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट में मैंने आपको डिफरेंस बताया है, आगे मैं फिर से बता दूंगा। इससे पहले हम लोग एक चीज देखेंगे, एक बार ये देख लीजिए, ये है आईएनएस मुंबई, इंडियन नेवल शिप मुंबई। आगे देखते हैं, आगे है आईएनएस तबार, ये भी हम पढ़ लेंगे इसके साथ साथ, क्योंकि आईएनएस मुंबई हमने पढ़ा, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये 18 जुलाई के आसपास ये कासाब्लांका में गया था, ठीक है। कासाब्लांका कहाँ पे है, कासाब्लांका पोर्ट सिटी है किसका, मोरक्को का, ठीक है। मोरक्को की आपको लोकेशन पता है, मोरक्को का ही कैपिटल है राबात। नूरा फतेही जो है वो मोरक्को कैनेडियन फैमिली से बिलोंग करती है, ये चीज मैंने बस नॉलेज के लिए बता दिया, चीजें याद भी रहेंगी, ठीक है। तो कासाब्लांका कहाँ पे है, मोरक्को। कासाब्लांका पोर्ट सिटी है किसका, मोरक्को का, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आईएनएस तबार वहां पे गया था कब, 18 जुलाई को, और वहां पे 3 डे का उसका विजिट था। उसके बाद ये कहां गया, पहला गया कासाब्लांका में, ठीक है। कासाब्लांका कहां पे है, मोरक्को में, मोरक्को में। मोरक्को का कैपिटल क्या है, राबात, ठीक है। सेकंड कासाब्लांका पता चल गया। सेकंड वो गया फिर उसके बाद रशिया में, कब, 25 जुलाई को, जब रशिया का जो नेवी रशिया नेवी डे था उसमें पार्टिसिपेट करने गया था। और 25 जुलाई से उसने 3 दिन के आसपास वहां पे भी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी थी, किसके साथ, रशिया में। रशिया में कहाँ गया था, ये गया था सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो कासाब्लांका में गया, फिर 25 जुलाई को मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में गया था पार्टिसिपेट करने रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग की आप लोकेशन आप देख लेंगे कि ईस्ट साइड है कि वेस्ट साइड है, ये चीज आप देखेंगे। थर्ड ये गया उसके बाद जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में कहाँ पे गया, जर्मनी के हैम्सबर्ग पोर्ट में गया, ठीक है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वहाँ पे उसने जाके कील कैनाल में, यहाँ पे भी इसके साथ भी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी 5 अगस्त को, ठीक है। समझ में आ गया, कासाब्लांका, फिर रशिया, फिर जर्मनी। उसके बाद ये लंदन में गया। अब लंदन कौन सी रिवर के किनारे में है वो चीज़ आप नीचे मुझे बता देंगे, ठीक है। लंदन में गया, फोर्थ ये लंदन में गया। फिर स्वीडन में भी गया, स्वीडन में कहाँ पे, गॉटेनबर्ग में गया। और फिर डेनमार्क में अभी हाल फिलहाल में गया, मैं आपको अपने 2-3 क्लास पहले के आप लेक्चर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एसबर्ग में गया था, ठीक है। तो डेनमार्क में एसबर्ग में गया, स्वीडन में गॉटेनबर्ग में गया, यूके में लंदन में गया, जर्मनी में हैम्सबर्ग में गया, वहाँ पे कील कैनाल पे एक्सरसाइज करी, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में गया, ठीक है, वहाँ पे भी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी, और कासाब्लांका में गया जो कि मोरक्को में, ठीक है। समझ में आ गया, 6 जगहों के मैंने आपको नाम याद करवा दिए। क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, इससे ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, याद रहेगा ना। और आईएनएस तबार के बारे में 1-2 चीज और देख लो, ठीक है। ये फ्रिगेट है, आईएनएस मुंबई क्या था, ये था डिस्ट्रॉयर, ये है फ्रिगेट, ठीक है। अब डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट का लगभग काम सेम है, दोनों का काम यही है कि बड़ी शिप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बट आईएनएस तबार जो है वो डिस्ट्रॉयर है, तो मतलब वो एक्टिवली एंगेज करता है अपने दुश्मनों से। आईएनएस मुंबई उसका मेन काम यह है कि बस बचा के रखना, पर जरूरत पड़ी तो वो भी एंगेज कर सकता है, ठीक है। पर आईएनएस जो डिस्ट्रॉयर होता है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, फ्रिगेट से, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और वो ज़्यादा एक्टिवली एंगेज करता है, मैनोवरिंग करता है, जो भी चीज़ें लॉन्च करनी होती है वो सारी चीज़ें लॉन्च करता है अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, कील कैनाल में इसने पार्टिसिपेट किया था। हैम्सबर्ग की लोकेशन आप पहले मार्क करेंगे, यहाँ पे होगा कील कैनाल, ठीक है। कील कैनाल कहाँ पे, ये चीज़ याद रहेगी, कील कैनाल है जर्मनी में, उसके ऊपर डेनमार्क है। अब देख लीजिए, यहाँ पे
बाल्टिक सी है, यहाँ पे नॉर्थ सी, तो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जो कनेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं, डेनिस स्ट्रेट। ठीक है, डेनिस स्ट्रेट, डेनिस स्ट्रेट याद रहेगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे बाल्टिक सी, ये हो गया गल्फ ऑफ बोथनिया, ये हो गया गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये हो गया गल्फ ऑफ रीगा। रीगा कैपिटल भी है किसका, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, याद रहेगा। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्री है। तो लातविया की कैपिटल क्या है, यहाँ पे रीगा होगी। तो गल्फ ऑफ रीगा ये हो गया, बाल्टिक सी हो गया, गल्फ ऑफ बोथनिया हो गया, नॉर्थ सी हो गया, इसको जो कनेक्ट करिए उसे क्या कहेंगे, डेनिस स्ट्रेट कहेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, क्या देखने वाली न्यूज़ है, जो लोकेशन है ये हो गया इंग्लिश चैनल, जो कि इंग्लैंड को मतलब यूके को और फ्रांस को अलग करती है, उसे क्या कहेंगे, इंग्लिश चैनल। ये हो गया यहाँ पे आयरिश सी, ये हो गया बे ऑफ बिस्के, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हो गया कील कैनाल, हेम्सबर्ग पोर्ट यहाँ पे, और सेंट पीटर्सबर्ग का है ये आप मुझे नीचे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और देख लीजिए और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। डेनिस स्ट्रेट याद रहेगा। एक है डेविस स्ट्रेट, वो अलग है, ठीक है, वो बैफिन बे के पास है, वो है इधर ग्रीनलैंड के पास, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में आप देखेंगे तो वहां मिलेगा आपको डेविस स्ट्रेट। तो डेविस और डेनिस में कंफ्यूज नहीं करना है, डेविस स्ट्रेट वहां पे है, इधर है डेनिस स्ट्रेट जो कि बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है। समझ में आ गया, इजी है। आगे देखें, आईएनएस मुंबई समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भीष्म क्यूब। अभी भीष्म क्यूब क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपने इसके बारे में इससे पहले नहीं सुना होगा, अभी ज्यादातर न्यूज अभी बनी है इसके बाद, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो भीष्म क्यूब की पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है सहयोग हित एंड मैत्री, मतलब ये कुछ ना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से रिलेटेड है, कि अगर किसी कंट्री में आ गई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो हम लोग वहां पे जाते थे। ठीक है, हमारे पर्सनल जाते थे, वहां पे हेल्प करते थे, पर उसको हेल्प के लिए हम लोग अब भीष्म क्यूब भी भेजेंगे। अब ये भीष्म क्यूब क्या है, ये मेडिकल मोबाइल यूनिट्स है। ठीक है, जिसको आप कहीं पे भी एयर ड्रॉप भी कर सकते हो, किसी शिप पे प्रॉब्लम आ गई तो सीधा शिप पे भी गिरा सकते हो। ठीक है, और इस मेडिकल यूनिट को यूज करके मैं आपको इसकी एक बार पिक्चर दिखाया तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। ये इस टाइप का है कुछ। ठीक है, इस टाइप का मेडिकल यूनिट है, इसको आप यूज करके आप 200 टाइप की इंजरी से डील कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप की 10 से 15 आप छोटी मोटी सर्जरीज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब काफी काम की चीज होने वाली है। इसको आप एयर ड्रॉप भी कर सकते हो और आपको पूरे वर्ल्ड में इस टाइप की यूनिट कहीं पे नहीं दिखेगी। ये इंडिया के खुद की बनाई हुई है और ये इतनी ज्यादा कारगर है। ठीक है, अब कहीं पे भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगा तो हम लोग इसको बनाएंगे, और इसको एक प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम है आरोग्य। ठीक है, प्रोजेक्ट आरोग्य उसके अंडर में बनाया गया था। और इस प्रोजेक्ट का काम क्या है, इसका प्रोजेक्ट का काम यही है, मतलब इस प्रोजेक्ट का एम यही है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से रिलेटेड, तो हम लोग इस टाइप के क्यूब्स उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे देखते हैं, तो यूक्रेन को भी, अभी यूक्रेन गए हुए थे, पोलैंड गए, पोलैंड से ट्रेन का रास्ता यूज करके यूक्रेन गए थे। यूक्रेन की कुछ सिटी का नाम मैंने आपको बता दिया था, वहां पे एक रीजन का नाम बताया था यूक्रेन का, पोरकोवस्क। ठीक है, पोरकोवस्क। ठीक है, तो ये यूक्रेन की डोनेस्क रीजन में पड़ता है। ठीक है, तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी अटैक होने वाला है रशिया की तरफ से, और मैंने कुर्स्क रीजन के बारे में बताया था जो कि रशिया में है। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। आगे देखते हैं, समझ में आ गया भीष्म क्यूब्स क्या है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इस टाइप के कुछ क्यूब रहने वाले, ये जेलेंस्की को मोदी जी दिखा रहे। आगे देखते हैं, आगे सीएम रेवंत रेड्डी। अब ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में इसलिए है कि साउथ कोरियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ इनकी डील हुई थी। डील ये हुई थी कि अब ये इंडिया में भी अपनी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने में मदद करेंगे। इंडिया में कहाँ पे, इंडिया में तेलंगाना में। ठीक है, तो सीएम रेवंत रेड्डी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि सीएम रेवंत रेड्डी ने अभी ये अमेरिका भी गए थे, यूएसए में गए थे, और वहाँ पे 34,000 करोड़ का ये प्रॉमिस करवा के आए थे कि आप तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था साउथ कोरिया में भी गए, तो साउथ कोरिया में वहाँ पे साउथ कोरियन स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने डील करी कि आप हमारे यहाँ पे भी इस टाइप की यूनिवर्सिटी को बनाओ। ठीक है, इस टाइप की अकेडमी को बनाओ, हम यहाँ पे बाहर से कोचेज बुलाएंगे और सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी देंगे हमारे फ्यूचर ओलंपियंस को। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज देंगे ताकि यहाँ से ओलंपियंस तैयार हो जो बाद में जाके देश का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इस टाइप की फैसिलिटी कहाँ आने वाली है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे आने वाली है, क्वेश्चन में आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना से रिलेटेड एक और मैंने आपको बताया था फोर्थ सिटी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताया था तेलंगाना का कैपिटल क्या है। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। ठीक है, ये तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश के साथ था, फिर वो अलग हो गया
कौन से ईयर में अलग हुआ था वो आप मुझे नीचे बताएंगे। तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद, और हैदराबाद के ही आउटस्कर्ट पे एक सिटी बनाई जा रही है, उसका नाम है फोर्थ सिटी। ठीक है, गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी गुजरात में है। फोर्थ सिटी कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है, समझ में आ गया। सी रेवंत रेड्डी के बारे में समझ में आ गया, तेलंगाना की सीएम है। आगे देखते हैं। आगे ये भी बहुत गर्व की बात है, क्या है कि स्पेस जोन इंडिया नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने खुद का इंडिजिनियसली बिल्ड, हमारा खुद का इंडिजिनियसली बिल्ड रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट बना लिया। ठीक है, अब ये जो फैसिलिटी है पूरे वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है, टेक्नोलॉजी किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ इंडिया के पास है। और उससे पहले किसके पास है? स्पेस एक्स के पास है। ठीक है, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। अब आप बोलोगे कि नासा के पास भी नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि नासा के पास है ऑलरेडी। 50 साल पहले वो लोग ये सब करके छोड़ चुके हैं। पर 50 साल पहले क्या हुआ था कि वो लोग इस टाइप की जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, मतलब सॉरी इस टाइप के जो रॉकेट हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं बना पा रहे थे, वो उनके लिए फिजिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा महंगे बन रहे थे। ठीक है, तो इतने ज़्यादा महंगे बन रहे थे तो उसको यूज़ खुद भी नहीं कर पाए। ठीक है, फिर स्पेस एक्स कंपनी आई, उन्होंने बहुत सस्ते बना के दिए, और अब हम लोग हैं तो और भी ज़्यादा सस्ते उनको क्रिएट करके देने वाले हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया इसके बारे में। किसने बनाई है? स्पेस जोन इंडिया। कंपनी का नाम क्या है? स्पेस जोन इंडिया। इस जो रॉकेट है, रॉकेट का नाम क्या है? रूमी। बहुत सारे लोगों को रॉकेट और सैटेलाइट में डिफरेंस नहीं पता होता। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट रॉकेट के ऊपर लगा के हम लोग भेजते हैं, और सैटेलाइट का काम है जो भी रिसर्च ये सब करना है। ठीक है, रॉकेट का काम ये है कि उस सैटेलाइट को बस ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, तो रॉकेट का नाम क्या है? रूमी 1 रॉकेट, जो कि रीयूजेबल है, इसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, क्योंकि रॉकेट बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, और एक बार आपने रॉकेट यूज कर दिया फिर तो वो वेस्ट माना जाता है। बट अभी रीयूजेबल है, ये वापस जाके पैराशूट खोल के, जैसे स्पेस एक्स का रॉकेट था वो उतर जाता था, वैसे ये भी लैंड कर जाएगा और उसको दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो रूमी 1 रॉकेट का नाम है। और ये स्पेस जोन इंडिया मार्टिन ग्रुप से इन्वेस्टमेंट लेके, मतलब इन दोनों ने मिलके ये रॉकेट बनाया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। स्पेसएक्स इंडिया के सीईओ का क्या नाम है? आनंद मेघालिंगम, ये भी आप ध्यान रखेंगे। द रॉकेट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम तिरुवनंतपुरम चेन्नई। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये देख लेंगे, चेन्नई से इसने अपना लिफ्ट ऑफ के यहाँ से ये टेक ऑफ करा था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो समझ में आ गया, स्पेस जोन इंडिया ने रीयूजेबल रॉकेट बनाया, उसके सीईओ का नाम क्या है? आनंद मेघालिंगम। ठीक है, इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये हम लोग देख लेंगे। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम तो ये है कि जाके ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड रिसर्च करेगा। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में जाके जो भी ग्लोबल वार्मिंग से उसके इंप्लीकेशंस क्या क्या हो रहे हैं उसके बारे में ये रिसर्च करने वाला है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली भी होगा। इको फ्रेंडली बनाना इसलिए भी जरूरी था कि इको फ्रेंडली ये क्या बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड रिसर्च करेगा और ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ा भी देगा अगर ज़्यादा पोल्यूशन ये प्रोड्यूस करेगा तो। ठीक है, बट इससे काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाया गया। कैसे बनाया गया ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हमने पायरोटेक्निक को यूज़ नहीं करा और टीएनटी को यूज़ नहीं करा है। ठीक है, अब ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं, ये कीवर्ड्स है। पायरोटेक्निक क्या है? तो पायरोटेक्निक एक टाइप की डिवाइस है जिसमें टीएनटी होता है, और टीएनटी से ही ब्लास्ट होके जो रॉकेट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग स्टेज आप जानते होंगे, किसी में 3 होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे पीएसएलवी में कितने होते हैं? 4 होते हैं जैसे। ठीक है, कि 3 होते हैं। और एसएसएलवी में कितने होते हैं? फिर आप ये देखिए कि क्रायोजेनिक रॉकेट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कितने स्टेजेस होते हैं, वो आप मुझे नीचे बताएंगे। तो इन स्टेजेस को जो अलग करते थे हम लोग टीएनटी के यूज़ करके ही करते थे। ठीक है, तो टीएनटी जो है ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है, पर इसमें हमने बिल्कुल भी टीएनटी को यूज़ नहीं करा है। इसको बिना टीएनटी यूज़ करे बनाया, पायरोटेक्निक का यूज़ नहीं किया और टीएनटी का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली भी होगा, हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे स्पेस से रिलेटेड एक और अभी की न्यूज़ है 2 दिन पहले की, कि 20,000 करोड़ रुपए का हमें फायदा हुआ है, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुआ है इसकी वजह से, स्पेस की वजह से। मतलब हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया, मतलब इसरो के अलावा और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को भी ऊपर आने का मौका दिया, ताकि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर पाए, जैसे कि यूएसए में होता है, तो वैसे ही हमने भी यहाँ पे मौका दिया और एक करके हमने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ ना भाई। अब नेशनल न्यूज़ में एक और न्यूज़, शिखर धवन ने रिटायरमेंट ले लिया। क्वेश्चन आ सकता है रिसेंटली कौन से इंडियन क्रिकेटर ने रिटायरमेंट ली, तो अब ध्यान रखेंगे शिखर धवन ने। उनके नाम क्या क्या है? 34 टेस्ट इन्होंने खेले, 167 ओडीआई और 68 टी20। ठीक है, ये अनाउंस कर रहे थे, ये उसकी पिक्चर, आप जाके इसको देख सकते हैं वीडियो को। तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब ये बोल रहे हैं कि मैं अब आगे के बारे में सोच रहा हूँ, आगे इनको काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है अपने बारे में, और अपनी पुरानी मेमोरीज को भी याद रखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ में देखते हैं। पहली न्यूज़ है बांग्लादेश बीएनपी से रिलेटेड। बीएनपी की फुल फॉर्म बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी। उसकी जो चीफ है उनका नाम क्या है? उनका नाम है खालिदा जिया, और ये बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है बांग्लादेश की, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके जो चीफ है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? मोहम्मद यूनिस, ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, आपको पता होना चाहिए।
पर्सन न्यूज़ में खालिदा जिया बीएनपी की चीफ है। ठीक है, आगे देखें, आगे हिजबुल्लाह इजराइल। अब हिजबुल्लाह इजराइल अभी फिर से कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, क्योंकि इजराइल की आईडीएफ ने फिर से हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर दिया। अब हिजबुल्लाह भी उस पर हमला कर सकता है, उससे पहले भी हिजबुल्लाह कर चुका है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं 3 चीज़ें कि हमास जो है वो किससे रिलेटेड है, वो गजा से रिलेटेड है। ठीक है, हिजबुल्लाह है ये किससे रिलेटेड है, ये लेबनान से रिलेटेड है, लेबनान की लोकेशन आप देखेंगे। और जो हाउतीज हैं वो किससे रिलेटेड है, यमन से रिलेटेड है। ठीक है, यमन में जो हमारे अभी एम्बेसडर चुने गए हैं, एम्बेसडर को अपॉइंट करा गया, उनका नाम मुझे बताएंगे। वो नॉन रेजिडेंस एम्बेसडर है और वो कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं सऊदी अरेबिया में रह के, क्योंकि सऊदी अरेबिया के भी वो एम्बेसडर है। उनको एडिशनल चार्ज दिया गया यमन का, और यमन में 10 साल बाद इंडिया का कोई एम्बेसडर होने वाला है। ठीक है, और यमन से रिलेटेड सकोत्रो आइलैंड है। तो हाउतीज किससे रिलेटेड है, यमन से, हिजबुल्लाह किससे, लेबनान से, और हमास किससे, गाजा से। इन तीनों को पहली बात तो सेम मत समझ लेना। दूसरी चीज़, हिजबुल्लाह क्या है, हिजबुल्लाह लेबनान बेस्ड है और ये शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ईरान का प्रॉक्सी है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर उनका नाम क्या है, अयतुल्लाह अली खमैनी। ठीक है, अभी सुप्रीम लीडर वहाँ के प्रेसिडेंट मर गए थे, हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनका नाम था रईसी उनका नाम था। ठीक है, सरनेम था उनका पूरा नाम नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी जो उनके न्यू प्रेसिडेंट बने उनका नाम भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और उनके न्यू फॉरेन मिनिस्टर वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, उनका भी नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब इन्हीं के स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए हुए थे कौन, इस्माइल हानिये इन्हीं के स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए थे, जो कि हमास के चीफ थे। उनको मार गिराया गया था, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। ठीक है, अब जो हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर था फुआद शुकर, इसको भी मार गिराया गया था उसी टाइम, उसी के एक दिन आगे पीछे, कब, किसके द्वारा, आईडीएफ इजराइल के द्वारा। ठीक है, तो इसी का बदला लेने के लिए ऐसे भी हिजबुल्लाह हमला करने वाला था, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। तो इजराइल ने पहले ही हमला कर दिया हिजबुल्लाह के ऊपर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के बारे में थोड़ी सी और न्यूज़ देख लीजिए। हिजबुल्लाह को 1980 में बनाया गया था, 1980s में बनाया गया था। अब उसके बाद उस टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके बाद 1992 में ये लोग पॉलिटिक्स में भी उतर गए। ठीक है, और इन्होंने अपना मिलिटराइजेशन भी स्टार्ट कर दिया था 1992 के बाद ये। ठीक है, 1992 में इसको इस टाइप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में किसका हाथ था, शेख हसन नसरुल्लाह का हाथ था। ठीक है, तो याद रहेगा, शेख हसन नसरुल्लाह किससे रिलेटेड है, हिजबुल्लाह से रिलेटेड। अयतुल्लाह अली खमैनी किसके सुप्रीम लीडर है, कहाँ के, ईरान के। फुआद शुकर कौन है, टॉप कमांडर था किसका, हिजबुल्लाह का। और हिजबुल्लाह क्या है, शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इजराइल के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी है, पुराने लेक्चर्स में आप जाके देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी और उसके लोकेशन से भी रिलेटेड। आगे देखते हैं, ये फुआद शुकर थे, इन्हीं को मार गिराया गया, किसके द्वारा, आईडीएफ द्वारा, इजराइल के आईडीएफ द्वारा। ठीक है, हम लोग इन लोगों को टेररिस्ट नहीं मानते हैं, इजराइल टेररिस्ट मानता है। क्वेश्चन आएगा कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित है। ठीक है, तो हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं है इंडिया के द्वारा। ठीक है, इजराइल ने बोला था पर इंडिया ने नहीं करा। यूएसए इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, वेस्टर्न कंट्रीज मानती है और इजराइल मानता है। आगे देख लेते हैं, केपी शर्मा ओली। नेपाल के बारे में अभी 2 दिन से न्यूज़ में था, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। नेपाल में मैंने रिसेंटली 2 फेस्टिवल के बारे में बताया था। एक का नाम था जनई पूर्णिमा, दूसरे का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेपाल के तराई रीजन के बारे में बताया था, जो कि नेपाल का 17% ऑफ एरिया कवर करता है, जो कि नेपाल है उसका जो नीचे वाला पार्ट है जो बिहार से लगता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये पता चल गया। हिंदू सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं ये पता चल गया। हिंदू की पॉपुलेशन कितनी है, 81% पॉपुलेशन है किसकी, नेपाल में, हिंदू की। अब केपी शर्मा ओली के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कौन है, ये है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर का नाम है उनका मैंने नाम बताया था, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। केपी शर्मा ओली के बारे में मैं आपको फिर कुछ बता देता हूँ। इन्हीं के टाइम पे 2020 में नया मैप जारी हुआ था किसका, नेपाल का। उसमें ये वाला जो एरिया है 3 पॉइंट, ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, लिम्पिया धूरा पास, ठीक है, काला पानी और लिपू लेक। ठीक है,
तो ये जो तीनों रीजन्स है किससे रिलेटेड है, ये इंडिया नेपाल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया बोलता है ये हमारा पार्ट है, नेपाल बोलता है ये हमारा पार्ट है। और ये कॉन्फ्लिक्ट किसने स्टार्ट किया था, केपी शर्मा ओली ने स्टार्ट किया था। मतलब ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और ये एंटी इंडिया ही जनरली रहते हैं, बट फिर भी नेपाल की मजबूरी भी एक तरीके से इंडिया के साथ रहना, तो इंडिया के साथ उसको रहना ही पड़ता है। प्लस वहाँ पे 81% हिंदू पॉपुलेशन है, जो ये लोग कम्युनिस्ट हैं, ठीक है, माना जाता है, इनको कम्युनिस्ट माना जाता है और ये चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा अलाइन रहता है। आगे देखते हैं नेपाल के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि नेपाल ने ये फैसला किया है कि ये 10 मिलियन सैपलिंग्स लगाएंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो हम लोग कर रहे हैं उसको एक तरीके से ठीक करने के लिए, मिटिगेशन एक्शन लेने के लिए क्या 10 मिलियन सैपलिंग्स लगाने का किसने निर्णय लिया, कौन सी कंट्री ने, तो लिया है नेपाल ने। ये चीज़ आप मुझे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो नेपाल न्यूज़ में रहेगा तो मैं आपको हिमालय के जो रीजन्स होते हैं और जो टॉप के जो पीक्स हैं जो कि नेपाल में पड़ते हैं उन सबका नाम आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। अभी तक जो चीज़ें याद करवा दी है उसको आपको दिमाग में रखना है, उसको आपको भूलना नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है वेनेजुला से रिलेटेड। तो वेनेजुलास टॉप कोर्ट कंफर्म्स मदुरा डिस्प्यूटेड री इलेक्शन, ठीक है। मदुरो को डिस्प्यूटेड री इलेक्शन में मतलब उसको कह दिया कि हाँ यही जीते हैं, वहाँ के कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया, ठीक है। पर वेस्टर्न कंट्रीज ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके हिसाब से क्या हो गया, उनके हिसाब से ये हो गया कि ये जो पूरा इलेक्शन था ये पूरा ही फ्रॉड था, ठीक है। अब वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये फैसला लाइक गलत था, ठीक है, मतलब निकोलस मदुरो जीतने नहीं चाहिए थे, इन्होंने चीटिंग करी है, तो उसके बाद सब लोग कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वेनेजुला के बारे में कुछ चीज़ें देख लीजिए कि इसके पास 18% ऑफ टोटल रिजर्व्स हैं, किसके, ऑयल्स के, ठीक है। ऑयल के प्रूवन रिजर्व कितने हैं, 18%, 16%, मतलब पहले नंबर पे तो ये है सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया जिसके पास 16% रिजर्व्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस ये नहीं करता, सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं इसके पास, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेनेजुला के बारे में ऑलरेडी एक दो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला तो इसके जो प्रेसिडेंट है अभी जो रिसेंटली फिर से अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है निकोलस मदुरो। ये तीसरी बार बन रहे हैं, 2013 में पहली बार बने थे, अभी 28 जुलाई को उन्होंने फिर से शपथ ले ली है। और वेस्टर्न कंट्रीज इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ रहते हैं, पर्टिकुलरली अमेरिका बहुत ज़्यादा खिलाफ रहता है, ठीक है। वेनेजुला के बारे में मैंने आपको बताया था, लेक माराकाइबो है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एंजल फॉल्स भी है। एंजल फॉल्स कहाँ पे है, वेनेजुला में ही है। वेनेजुला में कहाँ पे, ओरिनोको रिवर के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लानोस रीजन कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, ये आप मुझे नीचे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लेक माराकाइबो के बारे में, इसको हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कैपिटल ऑफ अर्थ कहते हैं। और लेक माराकाइबो है ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो मेरे को डिस्टर्बेंस हुई, सबसे बड़ा लेक है, ठीक है। आगे बढ़े। बीजिंग फायर्ड फ्लेयर्स, ये हमेशा चलता रहता है। बीजिंग किसकी कैपिटल है, चाइना की कैपिटल है, ठीक है। तो उसने फायर्स फ्लेयर साउथ चाइना सी में, ये मनीला ने बोला। मनीला कौन है, मनीला है फिलीपींस की कैपिटल, ठीक है। फिलीपींस से बिलोंग करता है लुजोन आइलैंड, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट चलता रहता है, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, पुराने लेक्चर्स में जाके देख लेंगे। आगे है नासा से रिलेटेड क्या है कि नासा में सुनीता विलियम्स एंड बुच विलिमोर गए हुए थे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सुनीता विलियम्स और बुच विलिमोर ये इंडियन ऑरिजिन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था ओहियो में हुआ था 1965 में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अमेरिका में ओहियो है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये दोनों गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सैर करने, किसके थ्रू, बोइंग के स्टार लिंकर कैप्सूल के थ्रू, ठीक है। अब ये लौटेंगे किसमें, स्पेस एक्स में लौटेंगे, कब लौटेंगे, फैब में, ठीक है। क्योंकि जो कैप्सूल्स है यहाँ पे हीलियम गैस लीक हो चुकी है और इसका जो थ्रस्टर है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। थ्रस्टर का काम क्या होता है, थ्रस्टर का काम होता है मैनूवरिंग करना, ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगी शिप उसको डिसाइड करना। हीलियम गैस वहाँ पे ज़्यादा लीक हो चुकी है, तो अब इनका सेफ नहीं है उसी कैप्सूल से वापस लौटना, ठीक है। तो अभी आएंगे स्पेस एक्स के कैप्सूल से, कब आएंगे, फैब में, ये चीज़ नासा ने कंफर्म करी है, ठीक है। सुनीता विलियम्स इंडियन ऑरिजिन की है, ये ओयो में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, सुनीता विलियम्स। और ये गणेश जी की फोटो भी ले गई थी, आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं, फोटो भी इनकी है, ठीक है। आगे देखते हैं। और इनके बारे में एक और दो चीज़ जान लीजिए कि इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। इनको पद्म भूषण देने वाली जो प्रेसिडेंट थी उनका नाम था प्रतिभा पाटिल, ठीक है। प्रतिभा पाटिल मिला था। अब कौन से ईयर में मिला था आप मुझे नीचे बताएंगे, ठीक है। एक और चीज़, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रह चुका है। इससे पहले भी ये 2 बार जा चुकी हैं स्पेस में, एक बार गई थी 2006 में और एक बार गई थी 2012 में, ठीक है। और वहाँ पे इन्होंने एक बार रिकॉर्ड भी सेट किया था फीमेल स्पेस वॉक का, वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। हमारी सारी स्लाइड खत्म हो चुकी हैं।
इससे पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश कर दी है स्कीम से रिलेटेड, वो स्कीम्स वाली वीडियो आप जरूर जाके देखेंगे। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड 2-3 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।